गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। जैसा कि हम जो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है पहला, एक छोटा सा गांव पालमपुर, उसकी कहानी हम पढ़ रहे हैं। और कहानी का उद्देश्य यहाँ पर यही है कि हम उत्पादन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसका अध्ययन करें। अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, उत्पादन के जो प्रमुख घटक हैं वो कौन कौन से हैं। उन घटकों में हम जो अध्ययन कर रहे हैं पहला, वो कर रहे हैं भूमि का, क्योंकि कृषि के लिए अगर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है भूमि। भूमि अगर नहीं है तो आप कृषि की कल्पना नहीं कर सकते। भूमि में हमने देखा कि भूमि स्थिर है। किस तरह से एक्सप्लेन किया गया कि भूमि स्थिर है, लेकिन बंजर भूमि को कृषि के लिए तैयार किया गया। और एक वक्त ऐसा आया हरित क्रांति का 1960 के बाद में, जिसने उपज हो या उत्पादन हो उसको बढ़ाया। फिर पैदावार बढ़ाने के उपाय हमने देख लिए कि किस तरह से हम पैदावार बढ़ा सकते हैं। और पैदावार बढ़ाने के लिए दो विधियों की हमने सहायता ली। एक तो बहुविध फसल प्रणाली कि एक ही खेत में फसलों को अदल बदल कर बोना। मुख्य रूप से बरसात के समय में हम खरीफ की फसल बोते हैं, फिर जैसे सर्दियां आएगी तो हम रबी की फसल बो देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो ज़मीन का उपजाऊपन होता है वो बरकरार रहता है, और फसलों को अदल बदल कर बोने से अलग अलग फसलें भी हमें मिल जाती है, उत्पादन भी मिल जाता है, और जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो भी कायम रहती है। उसके बाद में आधुनिक कृषि प्रणालियाँ, जो आधुनिक कृषि में जो भी खेती करने के लिए हम आधुनिक पद्धति को अपनाते हैं, जिसने उत्पादन को क्या किया है, बढ़ाया है। पहले कौन सी खेती होती थी? परंपरागत, सदियों से चली आ रही है। गाय का गोबर, जानवर का गोबर जो उसमें डाला जाता था खेतों में, पुराने बीज काम में लिए जाते थे। लेकिन जैसे हरित क्रांति हुई, उस हरित क्रांति ने कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ। जहाँ एक हेक्टेयर में 1300 केजी कोई अनाज पैदा होता था, वो हरित क्रांति के बाद में उसी हेक्टेयर ज़मीन में लगभग 3200 केजी पर हेक्टेयर अनाज उत्पादित होने लग गया। और उसकी वजह क्या रही? केवल आधुनिक पद्धतियाँ। आधुनिक पद्धति में जो आधुनिक किस्म का बीज हो, HYV किस्म का जो हाइब्रिड बीज हो, रासायनिक उर्वरक हो, कीटनाशक हो, या कोई भी मशीनीकरण हो, जिसकी वजह से जब खेती में इन चीज़ों का प्रयोग किया गया तो उत्पादन या कह सकते हैं प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। अब हरित क्रांति के बाद पालमपुर के किसानों ने क्या किया, जहाँ 1300 होता था वहाँ 3200 केजी हो गया। मार्केट में बेचने भी लग गए और घर में भी खाने के लिए रख लिया। पहले उत्पादन कम होता था, अब वो असमंजस में होते थे, वे बेचना है कि रखना है घर में, अगली फसल भी तैयार करनी है इस बीज के द्वारा। लेकिन हरित क्रांति ने बहुत कुछ परिवर्तन किया। अब हरित क्रांति की सहायता से किसान ने उत्पादन बढ़ाया। अब वो मार्केट में अनाज को बेच भी रहा है, खुद यूज में भी ले रहा है, आगे आने वाली जो फसल बोएगा उसके लिए भी अपना बीज तैयार कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने अध्ययन की है। अब तीसरा जो टॉपिक है भूमि में, वह है क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक कैपेसिटी होती है। भूमि प्रकृति से मिला हुआ एक अनमोल उपहार है हमारे लिए, एक मुख्य प्राकृतिक संसाधन है भूमि। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इसको संजोए रखें, इसकी कद्र करें। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह लग गया कि क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। हमने देखा हरित क्रांति के बाद में उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरक जो होते हैं उनको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा।
उत्पादन बढ़ा है, उसका उदाहरण है 1300 से 3200 केजी हो गया। और रासायनिक जो उर्वरक होता है उसको पानी में घोला जाता है, खेतों में डाला जाता है, और कभी कभी वो रासायनिक उर्वरक ज़्यादा समय तक ज़मीन में नहीं रहकर नालों में बह जाता है, तालाब में चला जाता है, नदियों में चला जाता है, जिससे जो पानी है वो भी क्या हो जाता है, दूषित या प्रदूषित हो जाता है। तो कई बार किसी चीज़ का अति अगर ज़्यादा यूज हम कर रहे हैं, ज़्यादा उपयोग कर लिया है, तो वो चीज़ नुकसानदायी है। और ऐसा ही हुआ जहाँ हरित क्रांति का हमने फ़ायदा देखा कि हम आधुनिक कृषि से जुड़ गए, फ़ायदा हुआ, लेकिन जमीन एक प्राकृतिक संसाधन है, उसको उतना ही दो जितना उसको आवश्यकता हो। लेकिन किसान लालची है, लालच में वो क्या करता है, उत्पादन बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक जो उर्वरक है वो खेत में डालता है, ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक वो खेत में डालता है ताकि उत्पादन बढ़ सके। लेकिन उससे एक नुकसान होता है कि बार बार उस खेत में रासायनिक उर्वरक डालने से उस जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जैसे एक जनरली कोई किसान है, उसने एक खेत में रासायनिक उर्वरक डाल के अपनी फसल तैयार कर दी, 50 बोरी उसके गेहूं की हो गई, खूब रासायनिक खाद डाल दिया। अगली बार जब वो गेहूं की फसल करेगा, या 100% मान लीजिएगा, उसके उपज में कम पैदावार होगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा रासायनिक और उर्वरक जो डालने से भूमि की जो उपजाऊ शक्ति थी वो क्या हो गई, कम हो गई। फिर वो क्या करेगा, यार उत्पादन कम हुआ है, उत्पादन बढ़ाने के लिए फिर से अधिक मात्रा में वो रासायनिक उर्वरक और रासायनिक जो कीटनाशक है उनका उपयोग करेगा। फिर उत्पादन बढ़ जाएगा, लेकिन बहुत भारी मात्रा में वो जो जमीन थी उसका जो उपजाऊपन है या जो उसकी उर्वरा शक्ति है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि वो जमीन का जो उपजाऊपन था वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। हालांकि हरित क्रांति कारगर है, रासायनिक उर्वरक कारगर है, उत्पादन को बढ़ाया है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में जब रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया गया या इसको बढ़ावा दिया गया तो उससे एक नुकसान क्या हुआ कि भूमि की जो उपजाऊपन या उपजाऊ शक्ति थी वो क्या हो गई, खत्म होने लग गई। और किसान का मैंने बता दिया कि ज़्यादा उत्पादन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक उर्वरक, नाइट्रोजन है, आपकी यूरिया है, डीएपी है, कोई भी प्रकार का खाद है, कई प्रकार के कीटनाशक हैं, ये चीज़ें डालते हैं हम। क्यों? उत्पादन बढ़े। लेकिन कभी कभी जो रासायनिक उर्वरक है वो पानी में घुलकर हमारे आसपास के क्षेत्र को प्रदूषित भी कर देते हैं। वही पानी तालाब में चला गया, नदियों में चला गया, प्लस जितना उर्वरक हम डालेंगे उतना ही खेती को क्या है, पानी की ज़रूरत पड़ती है। और पहले जो सिंचाई होती है अभी भी नलकूपों से हो रही है, हालांकि बहुत जगह नलकूपों से नहीं होती है, तटीय प्रदेश है वहाँ पर बहुत पानी है, कहाँ पर नदियों से होती है, कहाँ पर नहरों से होती है, कहाँ नलकूपों से होती है। तो नलकूपों से जो सिंचाई होती है उनसे हमें पानी भी ज़्यादा लगता है, तो पानी भी क्या हो रहा है, पानी का जो जल स्तर है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हालांकि हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन दो चीज़ों का नुकसान हो रहा है। एक तो जो भूमि का उपजाऊपन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, प्लस भूमिगत जो जल है उसका स्तर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चीज़ों को संजोए रखें, बचा के रखें, अन्यथा क्या होगा, पानी की कमी आ जाएगी। पानी की कमी आएगी तो बरसात के भरोसे आप ज़्यादा रह नहीं सकते, क्योंकि अधिकांश कई खेतियाँ ऐसी है जो नलकूप की खेती के ऊपर डिपेंड करती है। प्लस इसके लिए ज़रूरी है कि हम पर्यावरण को प्रदूषित ना होने देवें। जितना रासायनिक उर्वरक हमने काम में लिया, देख लीजिए आप, बड़े बड़े फैक्ट्रीज जो इंडस्ट्रीज एरिया होते हैं, औद्योगिक क्षेत्र, वहाँ पर कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ नदी नालों में बहा दिए जाते हैं। नदी नालों में बहाने की वजह से वो खेतों में भी पहुँच जाता है वो पानी, और वो उस जगह को प्रदूषित कर देता है, बीमारियां कर देता है। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग इतना ही हो जितनी आवश्यकता हो।
साथ में पानी का उपयोग भी खेती में आवश्यकता के हिसाब से ही होना चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि हम पर्यावरण का क्या करें, संरक्षण करें। पर्यावरण को हम क्या करें, बचाए रखें, क्योंकि जितना हम पानी काम में ले रहे हैं भूमिगत जल का, तो जल स्तर क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। आप खुद देख लीजिए, जहाँ कहते हैं कि जहाँ पानी 200 फीट में पहले पानी था, अब लोग कहने लग गए कि 500 फीट में पानी हो गया। क्यों हुआ? अधिक दोहन। पानी का अधिक दोहन होने की वजह से जो जल स्तर था, भूमिगत जल स्तर, वो क्या हो गया, कम हो गया। पर्यावरण को हमने नुकसान पहुंचा दिया, हरियाली को खत्म कर दिया, बरसात नहीं हुई। बरसात नहीं हुई तो भूमिगत जल नहीं बढ़ा। इसीलिए पर्यावरण को संरक्षित रखेंगे, हम सुरक्षित रखेंगे, बरसात होगी, बरसात के पानी से ही जो जल स्तर है, भूमिगत जल स्तर, वो बढ़ता है। कहीं भी देख लीजिए, आप ट्यूबवेल करवाते हैं, बोरिंग जिसे आप बोलते हैं, वहाँ देख लीजिए पहले की तुलना में सब ये कहते हैं कि पानी का स्तर नीचे गिर गया है। क्यों गिर गया? पहले 200 फीट में पानी हो जाता था, अब 400-500 फीट में पानी नहीं होता है, बिल्कुल नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि हमने इसका पानी का दोहन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया है। बरसात नहीं होती है, बरसात नहीं होने के पीछे हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। और ये कहता है कि क्या यह भूमि धारण कर पाएगी, यानी कि बार बार रासायनिक उर्वरक इनका प्रयोग करने से जमीन की उपजाऊ क्षमता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो इसको भी धारण नहीं कर पाएगी। रासायनिक उपयोग जो उर्वरक हैं, अगर भारत की हम बात करें तो रासायनिक उर्वरकों का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है पंजाब में। पंजाब में सबसे ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का उपयोग होता है। सबसे ज़्यादा जो रासायनिक खाद या उर्वरक हैं या कीटनाशक हैं, वो कहाँ काम में लेते हैं? पंजाब में। क्यों? उत्पादन बढ़ाने के लिए, भारी मात्रा में, बहुत भारी मात्रा में। और एक प्रकार से आज की कंडीशन ये है कि पंजाब में ये जहर का काम कर रहा है, एक प्रकार का जहर हो गया है। पंजाब की अधिकांश जो जनसंख्या है वो चर्म रोग से ग्रसित है, क्योंकि कीटनाशक का उपयोग करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, नुकसान पहुंचाता है बॉडी को, चर्म को, त्वचा को, और बहुत से लोगों को कैंसर हो गया। पंजाब की ये स्थिति है, वास्तविकता, कि इन उर्वरकों का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं और उस उपयोग की वजह से पंजाब के अधिकांश लोग चर्म रोग के शिकार हो गए हैं। चर्म रोग के साथ साथ बहुत से लोगों को इन उर्वरकों की वजह से, रासायनिक उर्वरकों की वजह से कैंसर का शिकार भी होना पड़ा है। श्री गंगानगर तक, पंजाब से श्री गंगानगर तक एक ट्रेन चलती है, स्पेशल ट्रेन, जिसको नाम ही कैंसर ट्रेन दे दिया गया है, कैंसर ट्रेन। तो ये सोचने की बात है कि जितना ज़्यादा मनुष्य ने रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का प्रयोग किया है, तो वो जमीन के लिए, प्रकृति के लिए और स्वयं खुद के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो उर्वरकों का या कीटनाशकों का प्रयोग सीमित और सही ढंग से होना चाहिए, जिसका उदाहरण मैंने दे दिया पंजाब। पंजाब में बहुत ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक काम में लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पर रोग ज़्यादा हो गए, कैंसर और चर्म रोग। तो इसीलिए पहला टॉपिक क्या, भूमि ये धारण कर पाएगी, समझा दिया है मैंने कि ज़्यादा डालोगे तो ज़मीन का उपजाऊपन क्या हो गया, समाप्त, खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है किसानों में भूमि किस तरह वितरित है। पालमपुर गांव की हम बात कर रहे हैं। पालमपुर में जो ज़मीन है वो किसानों में किस तरह से बांटी गई है। मैंने आपको बताया था लगभग 450 परिवार पालमपुर में हैं। 450 में से 150 परिवार ऐसे हैं जो बेचारे गरीब हैं, दलित हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है। गरीब दलित जिनके पास ज़मीन नहीं है और मजबूरन इनको अपना भरण पोषण या परिवार को चलाने के लिए अन्य जो जमींदार हैं या जो मझोले जो किसान हैं उनके यहाँ पर खेती करनी पड़ती है। जैसे 2 हेक्टेयर से कम, वो कौन से हो गए, छोटे किसान। 2 हेक्टेयर से कम अगर है तो वो क्या है, छोटे किसान। 2 से प्लस अगर है 10 तक, 2 से 10 तक 10 हेक्टेयर, वो गए मझोले
बीच वाले किसान, ठीक है, और 10+ अगर कोई है तो वो हो गए बड़े किसान, जागीरदार। ये चीज़ें हैं। तो जी हमने देख ली कि अधिकांश जो पालमपुर की जनसंख्या थी उसमें 60% जो किसान थे वो कौन थे? बड़े, मझोले और बड़े। और बाकी जो ज़मीन बच गई वो किसके पास बच गई? छोटे किसानों के पास, जिनके पास ज़मीन कितनी रही? 2 हेक्टेयर से भी कम। अब 2 हेक्टेयर से भी कम है, उसमें क्या उत्पादित करेगा वो? और किसानों का देखो खेत ऐसे बने हुए हैं, एक उदाहरण बना हुआ है चित्र में, ये आधा हिस्सा है, आधे हिस्से में ऐसे खेत बने हुए हैं, ऐसे खेत बने हुए हैं, ठीक है, और इसमें ऐसे बने हुए हैं ये। तो कहने का मतलब जो छोटे स्तर के जो किसान हैं उनके पास भूमि क्या है? कम। और यही बता दिया कि अधिकांश पूरी तरह से किसके ऊपर आश्रित हैं? कृषि के ऊपर। लेकिन कृषि के साथ साथ वो अन्य कई व्यवसाय भी करते हैं कृषि से रिलेटेड, जैसे पशुपालन करके भी वो अपनी जीविका चला रहे हैं, क्योंकि कृषि में इतना उत्पादन ही नहीं हो रहा है, ज़मीन कम है, परिवार बड़ा है, ज़मीन कम है, उत्पादन नहीं हो रहा है, तो उससे काम नहीं चलेगा। इसके लिए वो किसका सहारा ले रहे हैं? पशुपालन का सहारा ले रहे हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद में ये किसानों का बता दिया मैंने, कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसके पास कितनी ज़मीन है। एक उदाहरण देख लीजिए आप कि जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास 4 बीघा ज़मीन है, उसमें उसका परिवार खर्चा चला रहा है, खेती कर रहा है, अन्य कई गतिविधियां कर रहा है, पूरा परिवार खेती पे लगा हुआ है, 4 बीघा ज़मीन पे वो कर रहा है काम। लेकिन अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके 4 बेटे हैं, तो एक बेटे के कितना आ गया? 1 बीघा। ज़मीन का बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ? कम हो गया, टुकड़ा हो गया ना। अब वो इतने से टुकड़े में क्या करेगा? ज़मीन का जो भाग है वो भी बड़ा होना चाहिए। ज़्यादा ज़मीन है तो ज़्यादा उत्पादन है, कम है तो कम उत्पादन है। तो कहने का मतलब ये है कि पालमपुर में जो ज़मीन का विभाजन, जो बंटवारा है, वो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन किसके पास है? या तो मझोले किसानों के पास में है या फिर बड़े जागीरदारों के पास में है। 2 हेक्टेयर से कम जो ज़मीन वाले व्यक्ति हैं वो ज़्यादा है वहाँ पर, इसीलिए वो अपनी जीविका चलाने के लिए खुद के खेत तो बोते हैं, इसके साथ वो मझोले किसान हो या बड़े जागीरदार हो, उनके यहाँ पर भी खेती का कार्य करते हैं। और उदाहरण मैंने बता दिया कि ज़मीन का बंटवारा कैसे होता है कि एक ही किसान के अगर 4 बेटे हैं तो उस किसान की मृत्यु के बाद में ये ज़मीन कितने भागों में बटेगी? 4 भागों में। तो एक तो बड़ी सारी ज़मीन थी और उसके मरने के बाद में क्या हो गई? छोटे छोटे टुकड़े हो गए जिनमें उत्पादन ज़्यादा नहीं होता है। जितनी बड़ी ज़मीन है उत्पादन की क्षमता भी उसमें ज़्यादा होती है, और जितनी कम है उत्पादन कम होने की गुंजाइश रहती है। तो कहने का मतलब ये है इन 2 टॉपिकों में कि क्या भूमि ये धारण कर पाएगी, जिसमें हमने बात की रासायनिक उर्वरकों की या कीटनाशकों की। किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है बता दिया मैंने आपको कि 3 तरह से बांटी हुई है, 2 हेक्टेयर से कम, 2 से ज़्यादा और 10 के बीच में, और 10 से ज़्यादा। तो इनके बीच में बताया गया है कि कितने दलित परिवार हैं जो जीविका के लिए कृषि के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, कुछ पशुपालन भी कर रहे हैं, गाय भैंस रख लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अन्य के यहाँ काम करने के लिए आश्रित रहना पड़ता है। तो ये चीज़ें हमने देख ली है।